Hello students and welcome to my channel DNT English Classes. आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश रेनबो का जो स्टोरी है सेकेंड चैप्टर भारत इज़ माय होम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा और फिर हमें इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना या फिर क्वेश्चन आंसर करना सब्जेक्टिव सब कुछ आसान सा हो जाएगा। तो इस चैप्टर को बिफोर आई बिगिन, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर है ये एक स्पीच है जिसे हम भाषण कहते हैं, जो डिलीवर किया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वे हमारे देश के थर्ड प्रेसिडेंट हुए और इससे पहले वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे और वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये जिस व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह एक महान व्यक्ति हैं हर एक एंगल से, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि उनका एक आदर्श जिनको वो जीवन भर फॉलो किए वो कौन थे। तो वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, वो भी इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं भारत इज़ माय होम। भारत इज़ माय होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये इससे पहले कि हम इस स्टोरी को पढ़ें, हम सबसे पहले इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रो को पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि इंट्रो से हमें इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है जो बहुत ही एसेंशियल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन 1897। इनका जन्म 1897 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1969। और वो जब राष्ट्रपति थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। वो अपने कार्यालय में ही इनकी मृत्यु हो गई थे। He was born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. डॉक्टर हुसैन हैदराबाद में जन्म लिए, हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967. वे 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। जैसे कि मैंने कहा कि राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके थे। और आगे इन अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद 1967 में उनके द्वारा दिए गए भाषण का एक भाग है, एक प्रस्तुति है जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के संस्कृति की संपूर्ण सेवा के लिए अपना शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को वचनबद्ध किया, कस्में खाई, शपथ लिया इस भारत देश के कल्याण के लिए। अब हम इस पाठ का जो एक्सरसाइज हमारे पास है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाइएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कहते हैं कि मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ, मैं ज़रूर स्वीकार करता हूँ दैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं चकित हूँ, मैं अति आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ किस चीज़ को लेकर। बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी,
लोगों ने जो मुझ में विश्वास किया, लोगों ने, इस भारत के लोगों ने जो हमें विश्वास दिखाया, किस चीज़ के लिए? बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। इस धरती का जो सबसे उच्च कार्यालय है राष्ट्रपति भवन का, राष्ट्रपति कार्यालय, उस कार्यालय के लिए, इस राष्ट्रपति पद के लिए लोगों ने जो मुझे चुना है, लोगों ने जो मुझ में विश्वास दिखाया है, उनके आभार के नीचे मैं दबा हूँ। और इस चीज़ को लेकर वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ, ओवरवेल्म उन्होंने कहा। डॉक्टर राधाकृष्णन, सेकेंड पैरा में, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी। अब हम देखेंगे कि ये डॉक्टर राधाकृष्णन कौन है। आपको बता दें कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक बहुत ही महान शिक्षाविद थे और उन्हीं के जन्मदिन को लेकर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। और जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या लाया, कहते हैं, और ये हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये समझ पाते हैं कि उन्होंने किस तरह से डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रशंसा किए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने जो राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसमें उन्होंने लाए क्या? ए मेंटल इक्विपमेंट, बौद्धिक क्षमता, अ डिग्री ऑफ एरुडिक्शन, विद्वता की अवस्था, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभवों का खजाना। अब देख लीजिए इन्होंने एक साथ कितने सारे चीज़ों को लाया। वो एक यहाँ पर बात कर रहे हैं मेंटल इक्विपमेंट का, एक मानसिक सजावटी ज्ञान का अंश का बात कर रहे हैं, वो बौद्धिक क्षमता की बात कर रहे हैं, वो एक दिमाग की बात कर रहे हैं जो उन्होंने लाया, और वो विद्वता, ज्ञान तो उनमें भरा ही था, ज्ञान के वो देवता थे, तो उन्होंने विद्वता की अवस्था को भी लाया और अनुभवों का उनमें अपार भंडार था। तो कहा जा रहा है कि रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, ऐसा मुश्किल से कहीं पाया जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर में इतना कुछ गुण हो जो उन्होंने, अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस देश के लिए लाए अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, उन्होंने जीवन पर्यंत, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, उन्होंने, उनका जीवन जो है वो समर्पित था, संपूर्ण जीवन किस चीज़ के खोज में? ज्ञान के खोज में, सत्य के खोज में। और ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंसी में, अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या लाया, तो वो चीज़ हमने देखा। और आगे हमने ये देखा कि उन्होंने संपूर्ण जीवन को ज्ञान व सच के खोज में समर्पित कर दिए, साथ साथ भारतीय दार्शनिक सोच को लाने में और व्याख्या करने में, तथा सभी धर्मों और धार्मिक मूल्यों के एक भाव को उन्होंने संभवतः किसी दूसरे आदमी से अधिक काम किया है। ये तो सर्वविदित बात हम लोगों ने देखा। आगे कहते हैं कि वननेस ऑफ ऑल, एंड आगे कहते हैं ही हैज़ डन more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। आगे है he has never lost his faith, उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। किन चीज़ों में? in the essential humanity, अनिवार्य मानवता में, आवश्यक मानवता में of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। अब आगे कहते हैं कि उन्होंने
मनुष्य के जरूरी मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया और वे खुद मनुष्यों को गरिमा में जीने का अधिकार की मदद करने में भी कभी नहीं अपने आप को रोके। अर्थात वह ये चाहते थे कि भारत का हर व्यक्ति गरिमा के साथ, मान सम्मान के साथ, आत्मनिष्ठा के साथ और न्याय के साथ जिए। इस चीज़ को समर्थन करने में उन्होंने अपने आप को कभी नहीं रोका। तो ये उनकी एक महानता है जो हम ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जान पाते हैं कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का उन्होंने वर्णन किया है कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। अब पैरा 3 में हम देखेंगे कि आई कैन ओनली एश्योर, महज मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको, दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। कहते हैं कि मैं महज आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं आत्मनिष्ठा तथा पूर्ण समर्पण की भावना से इस ऑफिस में प्रवेश करता हूं, इस राष्ट्रपति के ऑफिस में। और फिर आगे कहते हैं दैट आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी भारत के संविधान की राजभक्ति के प्रति वफादारी के लिए मैं शपथ लिया हूं। आगे उन्होंने कहा कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए comparatively न्यू स्टेट which its free citizens have for the first time in history। आगे उन्होंने कहा कि ये जो हमने चीज़ देखा, कहते हैं कि यह तुलनात्मक रूप से, ये लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि इट इज़ दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो भारत के संविधान है यह तुलनात्मक रूप से एक नए राज्य का संविधान है जिसे इसके आज़ाद नागरिकों ने, भारत के लोगों ने इतिहास में पहली बार अपने आप को सौंपा है। और फिर आगे कहते हैं इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। देखिए, ये भारत एक यंग स्टेट है, स्वाभाविक है, क्योंकि भारत ने 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई और 1950 में हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत एक नया राज्य है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। हमारे जो भारत के लोग हैं, हम वही पुरानी परंपरा वाला लोग हैं, जो परंपरा, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें दिया गया है, हम वही चीज़ों को अभी भी फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। और आगे कहते हैं दैट ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। अब देखिए, अगर हम इस देश को देखें तो इस देश में भारत जो है वो काफ़ी दिनों से गुलाम रहा, मुगलों के द्वारा, अलग अलग शासकों के द्वारा इस पे शासन रहा, और फिर हमने काफ़ी संघर्ष करने के बाद इस आज़ादी को पाया और इस देश को गणतंत्र करने में संभव हो सके थे। तो यहाँ कहना यह है कि ये जो युवा राज्य है, जो लंबे सहस्त्रवादी में तथा विविध सांस्कृतिक, हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर हैं, विविध सांस्कृतिक तत्वों से कुसमय अपनी विशिष्ट तरीके से स्वतंत्र के बदलाव के साथ दोषपूर्ण हो सकता है। आई प्लेज माई सेल्फ
टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। और ये जो संघर्ष करने के बाद जो हमने उपलब्धि पाई है, ये इन चीज़ों को मैं ये कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ हमने पाई है काफ़ी वर्षों के बाद, लंबे समय के बाद, परंतु यह सहस्त्रवादी तथा विविध सांस्कृतिक तत्वों से कुछ समय अपनी विशिष्ट तरीके से में स्वतंत्र के बदलाव के साथ दोषपूर्ण हो सकता है, परंतु यह अंदर से प्रबल बना रहता है और नवीन संबंधों का तकाजा करता है। यहां पर हमने देखा कि उन्होंने कहा कि डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्राइवन द रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन peculiar way. I pledge myself to the service of those values. For thou some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstances. The value remains eternally valid and presses for a newer and a fresher realization. देखिए यहाँ कहा गया कि ये जो हमारे अंदर जो बदलाव आया है वो दोषपूर्ण हो सकता है, उसमें त्रुटि हो सकता है, परंतु यह अंदर से प्रबल बना रहता है। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा बना रहता है और ये हमेशा नवीनीकरण का खोज करता है, नवीन संबंधों का तकाजा करता है। आगे कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। हमारा जो अतीत है वो कभी मरा नहीं है और स्थिर भी नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनामिक। यह जिंदा है और सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है, एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। देखिए, अतीत को लेकर लोगों का एक भ्रम है कि पास्ट इज डेड, लेकिन जाकिर हुसैन साहब का मानना है कि अतीत कभी मरता नहीं और मरा नहीं है, परंतु यह और क्या कर रहा है, तो ये हमारे जो वर्तमान के जो मूल्य हैं उसको निर्धारित करता है और साथ साथ ये हमारे फ्यूचर का भी प्रॉस्पेक्टिंग करता है कि हम भविष्य में क्या बन सकते हैं, क्या हो सकते हैं। इनका कहना है कि हमारे वर्तमान के गुण तथा हमारे भविष्य के दृष्टि को स्थिर करने में लगा हुआ है यह पास्ट। तो पास्ट को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आगे नंबर 5 पैराग्राफ में कहते हैं कि आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ, मैं इसलिए कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ खुद को, टू दी लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। मैं अपने अतीत की संस्कृति के प्रति व उसकी वफादारी के प्रति, राजभक्ति के प्रति मैं कसम खाता हूँ। फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, चाहे यह जहाँ कहीं से भी आया हो, एंड बाय whom so ever it may have been contributed, चाहे यह जिन किन्हीं भी व्यक्तियों के द्वारा यह लाया गया हो। I pledge myself, मैं खुद को कसम खाता हूँ, to the service of the totality to my country's culture, मैं अपने देश की संपूर्ण कल्चर के वफादारी के प्रति मैं इसके लिए कार्य करूँगा, इसके लिए मैं अपने आप को कसम खाता हूँ। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्रीमैन, मैं अपने देश के लोगों के प्रति, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपने देश की वफादारी के प्रति कसम खाता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। अब वो कहना चाहते हैं कि चाहे जो भी धर्म हो, जो भी भाषा हो, इससे परे होकर, ऊपर उठकर मैं इस देश का राजभक्ति करूँगा, मैं इस देश का जो वफादारी है वो मैं करूँगा, इसके लिए मैं कसम खाता हूँ। आगे कहते हैं आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ। कहते हैं कि आई प्लेज, मैं कसम खाता हूँ खुद को, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, मैं इसकी शक्ति के लिए कार्य करूँगा, एंड प्रोग्रेस, और इसके विकास के लिए मैं कार्य करूँगा, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और ये जो भारत के लोग हैं मैं इन लोगों के कल्याण के लिए मैं कार्य करूँगा, ऐसा मैं कसम खाता हूँ। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड,
और ये जो सेवा की भावना के प्रति जो उन्होंने कसम खाई है, और कहते हैं कि बिना जाति, धर्म, रंग इन सब से भेदभाव किए बगैर वह इस देश के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने कसम खाया। द होल ऑफ भारत इज माई होम, कहते हैं कि ये संपूर्ण भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और ये भारत के जो लोग हैं वो मेरे परिवार वाले हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, भारत के लोगों ने मुझे चुना है इस घर का मुखिया के रूप में, गार्जियन के रूप में कुछ समय के लिए। यहाँ सर्टेन टाइम का मतलब है कि हम समझते हैं कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल होता है वो 5 ही वर्षों का होता है, फिर से चुनाव होता है। तो वह इस बात को जानते हैं कि लोगों ने मुझ में ये जो विश्वास दिखाया है, मुझे गार्जियन बनाया गया है, हेड बनाया गया है इस परिवार का, वो कुछ समय के लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर, और ये मेरा एक अत्यंत प्रयास होगा, एक प्रबल प्रयास होगा, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रांग, कि मैं अपने इस घर को, इस भारत रूपी घर को मैं और मजबूत करूं एंड ब्यूटीफुल, सुंदर बनाऊं। ए वर्दी होम, एक बहुत ही लायक घर, फॉर अ ग्रेट पीपल, उन महान लोगों के लिए, इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क, जो ये मनोहर कार्यों के लिए, एक सुंदर अद्भुत कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं, ऑफ बिल्डिंग अप, इस निर्माण में, जस्ट एंड प्रॉस्परस एंड अ ग्रेसफुल लाइफ, एक संपन्न और कल्याणप्रद जीवन को बनाने के लिए जो लोग अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा यह कर्तव्य बनता है, मेरा एक प्रबल प्रयास होगा कि मैं इस घर को एक वर्दी घर बनाऊं, स्ट्रांग और ब्यूटीफुल, एक मजबूत, सुंदर, लायक घर बनाऊं, जहां पर ये अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के कार्य करके और इस देश को समृद्ध और एक ग्रेसफुल लाइफ, एक जो क्या कहते हैं, एक मनोहर जीवन देने में सक्षम होंगे। आगे कहते हैं पैरा 6 में कि ये जो हमारा घर है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। देखिए जी, भारत कोई छोटा राज्य देश नहीं है, यह एक बहुत बड़ा देश है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारे पास। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत। तो कह रहे हैं कि इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और ये एक लगातार इसमें वृद्धि ही हो रहा है, एट ए रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट स्पेस। और ये जो वृद्धि है वो काफ़ी असुविधाजनक है, क्योंकि भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रहा है और ये एक असुविधाजनक स्थिति है। जिस गति से, जिस तीव्र गति से इस देश की जनसंख्या बढ़ रहा है, ये हमारा परिवार बरार हो रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पैरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। और देखिए, ये जो भारत का जो निर्माण है, इसकी जो भविष्य है, इस सब में हम सब मिल कर के, पूरे भारत के लोग मिल कर के, हमें सबके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, सबकी भागीदारी होगी। अनस्पैरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, और एक जो है बेहिचक से भाग लेना होगा पूरे देश के लिए, और एक सामान्य आकार के लिए हमारे जो कार्य हैं, ये आगे कहा जा रहा है कि अनस्पैरिंगली इन बिल्डिंग इन न्यू लाइफ, ईच इन हिज ओन वे। अब देखिए, अलग अलग ढंग से हम सबको इसमें भागीदारी देना होगा, इस देश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए। और फॉर सीयर साइज, ये जो आकार है वो बहुत बड़ा है। द टास्क अहेड ऑफ अस, हमारे आगे जो कार्य हैं, आर सो डिमांडिंग, और ये इतना ज़्यादा डिमांडिंग है। डिमांडिंग का मतलब हुआ कि ये मांगे हैं अभी के वक्त का, दैट नो वन कैन एफोर्ड टू सिट बैक, कि हम लोग आराम से नहीं बैठ सकते।
एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक। और ये जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ का, तो हमने देखा कि गुलामी के दौरान हमारे देश में कितनी अराजकता, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अनैतिक चीज़ों का बढ़ावा हुआ, और इस देश से हमारा जो इन चीज़ों से ये देश काफ़ी पीछे हो गया। अब जाकिर साहब कहना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है जब हम हाथ पे हाथ धरकर आराम से नहीं बैठ सकते, और ये हमारे जो परेशानियां हैं, ये जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है, इसको हम और बढ़ते हुए नहीं देख सकते और बिकम एंडेमिक। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फैल रहा है इन आवर कंट्री। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क। और ये जो परिस्थितियां हैं, ये अभी क्या मांग कर रही है, तो काम, वर्क, वर्क एंड मोर वर्क। इन्होंने 3 बार वर्क का नाम लिया, काम, काम और अधिक काम। तो यहाँ पर सिर्फ कार्य करने पे उन्होंने जोर दिया कि किस तरह का कार्य, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, शांत और ईमानदारी वाला कार्य, एक सिंसियर वर्क, एक्टिव वर्क की उन्होंने कल्पना किया। सॉलिड एंड स्टडी, ठोस और स्टडी का मतलब यहाँ हुआ जो धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। और हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमें फिर से निर्माण करना है, बनाना है क्या चीज़ का, तो ऑफ द होल मटेरियल। ये जो संपूर्ण भौतिक चीज़ें हैं, या फिर हमारा जो सांस्कृतिक भौतिकवादी लाइफ हो या सांस्कृतिक चीज़ हो हमारे लोगों का, इन सब का हम सब मिलकर फिर दोबारा इसका निर्माण करें। इसके लिए हमें और कार्य और अधिक कार्य करने की ज़रूरत पे उन्होंने बल दिया। आगे नंबर 7 में वो कहते हैं कि दिस वर्क एज आई सी, जैसा कि मैं देखता हूँ कि it has 2 aspects of work, on oneself and work for the society around। 2 तरह के कार्य, इस कार्य के 2 पहलू हैं, अपने लिए कार्य करना तथा चारों ओर के समाज के लिए कार्य करना। इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क इन्होंने कहा कि 2 तरह के हमें कार्य करने हैं। एक तो हमें खुद के कार्य करने हैं, खुद के इंडिविजुअली डेवलप करना है, और दूसरा हमें समाज की जो लोग हैं, समाज के लिए चारों तरफ जो लोग हैं, इनके लिए हमें कार्य करना है, इनकी विकास करना है। और आगे कहते हैं दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। और ये जो 2 काम है, ये जो है वो परस्पर बहुत ही फलदायी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क है, कार्य है, फल देने वाला, वे परस्पर कार्य के फलदायक पहलू है। आगे वो कहते हैं कि द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। आगे वो कहते हैं कि अपने लिए कार्य करना स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में तथा आत्म अनुशासन, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन की बात करते हैं, खुद को अनुशासित करना, अर्थात आत्म अनुशासन के तहत नैतिक विकास के तरफ कार्य का पालन करना है, जो अकेला ही उस विकास को संभव कर सकता है। तो उन्होंने खुद की विकास करने पे भी जोर दिया, अपने नैतिक मूल्यों का विकास करना, अपने चरित्र का विकास करना, और इसके लिए हमें खुद के ऊपर में सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन जो है, अनुशासित होकर के ऐसा हम कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट, आगे उन्होंने कहा सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनैलिटी। अब देखिए, इसका जो अंतिम परिणाम है, जो एंड प्रोडक्ट है, वो क्या है, तो स्वतंत्र एक नैतिक व्यक्तित्व है,
एक मोरल पर्सनैलिटी, इसका जो एंड प्रोडक्ट है, इसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो एक नैतिक व्यक्तित्व के रूप में आता है। और आगे कहते हैं वी कैन निग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। उनका मानना है कि हम उस अंतिम परिणाम को सिर्फ अपने भय में ही हटा सकते हैं, और दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड experiencing itself and bring out the approximations of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। आगे वो कहते हैं कि ये जो अंतिम परिणाम बिना खोजे हुए खुद जीवित रह नहीं सकता है, अर्थात सामाजिक अस्तित्व के अनुरूप उन्नति के बगैर कोई व्यक्ति संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। आइए कार्य के इन दो पहलुओं को पूरे मन से समझने के लिए विश्लेषण करें। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ सोसाइटी टू विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर। देखिए, जब तक हम लोग इस दोनों तरह के कार्य नहीं करेंगे तब तक हम समाज के अप्रोक्सीमेशन का मतलब हुआ नज़दीकी, हम सोसाइटी के नज़दीक नहीं होंगे। और ये एक विशेषाधिकार होगा टू सर्व टू अ बेटर, कि हम बेहतर ढंग से इस देश को, समाज को सर्व कर सकते हैं। ए जेस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आकर्षक जीवन हम प्रदान कर सकते हैं। आगे कहते हैं द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। देखिए, जब तक सामूहिक रूप से सामाजिक विकास नहीं होगा तब तक हमारा जो व्यक्तित्व, जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, जो पर्सनल डेवलपमेंट है, वो संभव नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक अस्तित्व के अनुरूप उन्नति के बगैर कोई व्यक्ति संपूर्ण विकास नहीं कर सकता, तो सबसे पहले सामाजिक विकास की जरूरत है। अब आगे कहते हैं लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। अब हम लोग को पूरे दिल से, तन्मयता के साथ इन दोनों ही तरह के कार्य करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। ये दो कार्य क्या है? तो इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क, और ये व्यक्तिगत या फिर ये जो सामाजिक कार्य है, दोनों के प्रति उन्होंने ऐसा कहा। आगे हम आते हैं नंबर 8 में। दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। यह दोनों कार्य हमारे राज्य के जीवन को एक खास सुगंध देगा, एक स्पेशल फ्लेवर, एक विशेष सुगंध। For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization। उनका मानना है कि हमारा वह राज्य महज शक्ति का ही नहीं निर्माण बल्कि एक नैतिक निर्माण भी करेगा। तो सिर्फ पावर को ही एक्यूमुलेट करना, शक्ति को ही बढ़ाना, ये उपलब्धि नहीं होगा। हमारे इस देश को एक नैतिकवान देश भी बनाना है, एक मोरल कैरेक्टर वाला देश बनाना है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे कहते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मोमेंट महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस। अब आगे उन्होंने देखा यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से राष्ट्रीय स्वभाव तथा पैतृक धन का एक भाग है जो हमें महात्मा गांधी से मिला है। उनका मानना था वह उस शक्ति का टुकड़ा है जिसे हम अपने आप को काम के लिए समर्पित करेंगे। तो उनका मानना है कि सिर्फ शक्ति ही नहीं बढ़ाएंगे, हम एक नैतिकवान, एक मोरल कैरेक्टर वाला देश हम बनाएंगे। और उनका मानना है कि द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर।
देखिए, शक्ति का प्रयोग हम एक आदर्श कार्य को करने में लगाएंगे तो वो एक शक्तिमान का जो असली महत्व है वो होगा। आगे लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों में पूर्ण विश्वास है। किस चीज़ को लेकर? दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, कि ये जो दोहरा कार्य है, उन्होंने कहा कि मुझे अपने लोगों में विश्वास है कि वे इन दोनों कार्यों को संतोषजनक कार्य बनाने के लिए जरूरी ऊर्जा को लाएंगे या जन्म देंगे। इस आनंदकर ऐतिहासिक कार्य में भागीदारी के लिए अपना योगदान करना मेरा एक विशिष्ट अधिकार होगा। लास्ट के लाइन में उन्होंने कहा कि इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज। तो ये जो भारत जो राज्य है, भारत जो देश है, इसके विकास में कंट्रीब्यूट करना, भागीदारी देना, ये एक मेरा विशेषाधिकार होगा और अपने आप को वो सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा मैं कर सकूंगा। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। आई होप कि आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आया होगा। देखिए, ये चैप्टर हम लोगों को पूछा जाता है कि ये चैप्टर एक्चुअली स्टोरी है या फिर स्पीच है, ड्रामा है, ओड है, क्या है? तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो ऐसे था बाय महात्मा गांधी, और ये दूसरा चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा ये स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, जब वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, थर्ड प्रेसिडेंट बने थे 1967 में, तो उन्होंने भाषण दिया था और उनकी ये पहला संबोधन है देश के प्रति। तो उसी का ये एक्सट्रैक्ट है, वहीं से निकाल उनके भाषण का एक अंश है जो हम लोग भारत इज माय होम के रूप में देखते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जाकिर हुसैन के बारे में जाना, उनके विचार को जाना, उनके व्यक्तित्व को समझा, साथ में उन्होंने जिस तरह से एक महान आदर्श जो उनका रहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बारे में भी जाना, और साथ में हम लोग ये भी जान पाए कि ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं ये कितने बड़े महान व्यक्ति थे। ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले, उसके पहले वो गवर्नर रह चुके हैं, और इनको 1963 में भारत रत्न, जो इस देश का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, जो नागरिक का अवार्ड है, वो उनको दिया गया है, उनसे नवाजा गया है। और ये एक महान व्यक्तित्व का जन्म इस देश की सेवा करते करते अपने कार्यालय में ही इनका निधन हो गया था। तो इस तरह से इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और आपको न्यू वीडियोज़ क्लास 12 के लिए और भी सारा जो कई वीडियोस जो न्यू चैप्टर्स हैं, वो पोएम होगा, प्रोज होगा, वो ग्रामर्स होंगे, सारे पूरे सिलेबस को मैं कवर करने वाला हूँ। तो इट विल बी प्रिविलेज फॉर यू एंड मी, बोथ ऑफ अस, टू हैव द एवरीथिंग. So that's all. Thank you and bye for now.